फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी छात्र छात्राओं का आपकी अपनी ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षाओं में यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। प्रिय छात्रों, हम कर रहे हैं 11th क्लास के इकोनॉमिक्स के सेकंड पार्ट का चैप्टर नंबर 7 और जिसका नाम है निर्धनता। कल की वीडियो में हमने निर्धनता की परिभाषा, निर्धनता के वर्गीकरण के ऊपर हमने आपको बताया था कि निर्धनता किन किन चरणों में, किन किन में हम बांट सकते हैं। जो आज हम बात करेंगे सापेक्ष तथा निरपेक्ष निर्धनता के बारे में, इस प्रकार से भी इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। तो आपको पता है सभी बच्चों कि जो सापेक्ष निर्धनता है और निरपेक्ष निर्धनता है, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल आपने पढ़ा था कि निर्धनता और गैर निर्धन लोगों में क्या फर्क है। वो एक अलग बात है, कोई कम निर्धन है, कोई ज़्यादा निर्धन है, कोई गैर निर्धन है, लेकिन कोई एक ऐसा बाउंड्री जिसके ऊपर निर्धन होंगे और गैर निर्धन होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि कल भी हमने एक्सप्लेन किया था कि जिसको हम बीपीएल बोलते हैं, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लेवल। ये लेवल है, जो रेखा है, ये क्या है। हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हमारी जो मैन रोटी कपड़ा और मकान से संबंधित आवश्यकताएं हैं, 500 रुपये के व्यय में उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। यहाँ आय की बात नहीं, व्यय की बात है, क्योंकि आय जरूरी नहीं है कि वो अपनी भौतिक आवश्यकताएं पूरी करे। वो आदमी उसमें से बिना भौतिक आवश्यकताएं करे भी जमा कर लेता है, सेविंग कर लेता है, अपने स्वास्थ्य को ध्यान न रखते, कार्यकुशलता को ध्यान न रखते। इसलिए हम यह बात, यदि बीपीएल रेखा मापनी है तो उसका सभी माप किससे होता है? कुल व्यय से होता है। तो यहाँ उसके कुल व्यय की बात है जो खर्च करता है, जिसकी कैपेसिटी 500 रुपये खर्च करने की एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल 500 रुपये में उसकी भौतिक आवश्यकता, रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकता पूरी हो जाती है। तो 500 रुपये जो खर्च करता है उस आदमी, उसको, उससे जो नीचे वाले हैं उनको हम बिलो बीपीएल कहेंगे, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो। जो ऊपर है उनको हम गैर निर्धन की श्रेणी में शामिल करेंगे। यह एक हेड काउंट रेशियो, हेड काउंट रेशियो। ये क्या होता है? क्योंकि कई बार छोटे प्रश्नों में आपसे पूछ लिया जाता है, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्ति गणना अनुपात। हेड से प्रत्येक मद, प्रत्येक व्यक्ति, काउंट गणना और रेशियो अनुपात। हेड काउंट रेशियो ये क्या होता है? ये कई बार छोटे प्रश्नों में आपसे पूछ लिया जाता है। जो निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, जनसंख्या के एक प्रतिशत है, जो मैंने अभी आपको बताया कि एग्जाम्पल के लिए 500 रुपये हैं, और इससे जितने लोग हैं वे जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात है, उनका प्रतिशत है जनसंख्या के साथ, उसको हम व्यक्तिगत गणना अनुपात कहते हैं। फिर से समझिए इस बात को। जो बीपीएल रेखा से नीचे के लोग हैं, जो निर्धनता रेखा से नीचे के लोग हैं, जो उनका अनुपात है जनसंख्या के साथ, जो उनका प्रतिशत है जनसंख्या में, उसको हम थर्ड काउंट रेशियो के नाम से कह देते हैं, या पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो, POVER, पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो, इस नाम से भी हम जानते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं निर्धनता प्रभाव अनुपात। निर्धनता प्रभाव अनुपात। यदि आपसे परीक्षा में किसी प्रकार निर्धनता अनुपात से पूछा जाए या व्यक्तिगत अनुपात पूछा जाए, भी ये होता क्या है, तो इसको बड़े अच्छे से शब्दों में आपने बताना है, सरल से शब्दों में,
कि जो बीपीएल रेखा से नीचे के लोग हैं, जो निर्धन लोग हैं, उनका प्रतिशत जनसंख्या के प्रति जो अनुपात, जनसंख्या के साथ जो अनुपात है, उसको हम बोलते हैं। तो मेरे ख्याल में ये दो आपको समझ में आ गया। हम बात करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है वो हमारा सापेक्ष निर्धनता। पहले हम सापेक्ष की बात कर लेते हैं। जब हम एक देश दूसरे देश के साथ उसकी निर्धनता का अंदाजा लगाते हैं, गणना करते हैं, या एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र के साथ, या एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ जब हम उसकी तुलना करते हैं तो इसी के साथ हम तुलना करते हैं। सापेक्ष निर्धनता से अभिप्राय विभिन्न वर्गों, प्रदेशों या दूसरे देशों की तुलना में पाए जाने वाली निर्धनता से है। जिस देश या वर्ग के लोगों का जीवन निर्वाह स्तर नीचा होता है वे उच्च निर्वाह स्तर के लोगों या देश की तुलना में गरीब या सापेक्ष रूप से निर्धन माने जाते हैं। यूएनओ की एक रिपोर्ट के अनुसार उन देशों को सापेक्ष रूप में निर्धन माना जाएगा जिनकी कुल प्रति व्यक्ति आय $1 प्रतिदिन से कम है। मौद्रिक रूप से विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय $1582 है के लगभग है, लेकिन फिर भी ये निर्धन देशों में माना जाता है क्योंकि काफी देश हैं जो लोग देश भारत के देश से ज्यादा ऊपर हैं। यहाँ भारत का हमने इसलिए जिक्र किया क्योंकि हम इंडियन इकोनॉमिक का अध्ययन कर रहे हैं, तो भारत का भी देना जरूरी था। सापेक्ष निर्धनता की व्याख्या देश के अंदर आय में पाए जाने वाली असमानता के रूप में भी की जा सकती है। उदाहरण के लिए भारत के निम्न सत्र के 20% लोगों का राष्ट्रीय आय में केवल 8.1% भाग है, जबकि ऊपरी सत्र के 20% लोगों का 45.3% है। एक क्षेत्र के लोगों की आय के असमान वितरण के रूप में निर्धनता लारेज वक्र की धारणा का प्रयोग द्वारा भी मापी जा सकती है। तो आपको संक्षेप में यदि हम छोटी सी बातों में आपको बताएं तो जो सापेक्ष निर्धनता वो क्या है? एक क्षेत्र, एक देश, एक प्रांत, एक क्षेत्र की दूसरे क्षेत्र के साथ एक क्षेत्र की गरीब दूसरे क्षेत्र के दूसरे देशों के साथ, या एक देश के दूसरे देशों के साथ जब हम गरीबी की तुलना करते हैं कि कौन सा देश दूसरे उनसे लोग उनके साथ है, तो हम उसको सापेक्ष निर्धनता कहेंगे। तो ये एक क्षेत्र, एक देश क्षेत्र भी हो सकता है, या एक देश के साथ, या एक देश दूसरे, एक प्रांत की दूसरे प्रांत के साथ, एक राज्य की दूसरे राज्य के साथ जो हम उसका प्रतिशत निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं, उसको हम सापेक्ष निर्धनता कहेंगे। जैसे हम कहें कि भारत है वो अमेरिका की अपेक्षा निर्धन देश है, या ये कहें कि जो उड़ीसा है या बिहार है वो पंजाब की अपेक्षा निर्धन प्रांत है। तो इस प्रकार ये जो सापेक्ष निर्धनता है ये एक देश में भी हो सकती है क्योंकि वो एक विशेष क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक मापी जा सकती है, उसके बारे में हम निकालते हैं। दूसरा है, इसके बाद हमने हमारे सापेक्ष निर्धनता था, दूसरा हमने इसमें टॉपिक दिया है निरपेक्ष निर्धनता। निरपेक्ष निर्धनता, तो निरपेक्ष निर्धनता क्या आती है कि निरपेक्ष निर्धनता से अभिप्राय जो निरपेक्ष निर्धनता है वो क्षेत्र के साथ नहीं मापी जाती, बल्कि निरपेक्ष निर्धनता से हमारा अभिप्राय किसी देश की आर्थिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए निर्धनता के माप से है। क्या है? किसी भी देश की आर्थिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए। किसी भी देश की यदि हम निर्धनता देख रहे हैं तो उस देश की आर्थिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए इसका निर्धारण होता है।
किसी भी देश की आर्थिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए निर्धनता के माप से है। यह दोनों में अंतर जानना बड़ा जरूरी है कि सापेक्ष का मतलब किसी दूसरे देश के साथ, किसी दूसरे राज्य के साथ, किसी दूसरे क्षेत्र के साथ उस देश की, उस क्षेत्र की निर्धनता का माप से है, जबकि निरपेक्ष निर्धनता का अभिप्राय उसी देश की आर्थिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए निर्धनता के माप से है। तो इससे भारत में निरपेक्ष निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए निर्धनता रेखा का प्रयोग किया गया है। जो हम अपने देश की यदि बात करें तो अपने देश की बात के लिए इसका हम अंदाजा कैसे लगाएं, उसका अंदाजा लगाने के लिए हमारे देश में बीपीएल, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो के आरंभ में बताया था कि बीपीएल बिलो पॉवर्टी लेवल का प्रयोग किया गया है। अब समस्या ये पैदा होती है कि बीपीएल रेखा है उसका निर्धारण कैसे करें, हम कितनी आय वाले को निर्धन माने और कितनी खर्च करने वाले को, सॉरी हम आय का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि जिसकी कैपेसिटी की, क्योंकि आय और व्यय में फर्क है। क्योंकि हम जानेंगे कि हम निर्धनता का माप आय से करना चाहिए या व्यय से करना चाहिए। मैंने पहले भी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि व्यय से जो हम निर्धनता का माप करते हैं वो ज्यादा उचित होता है, ज्यादा सटीक है, क्योंकि आय का कुछ नित्य आवश्यकता पूरी न होने के उपरांत भी कुछ बचाया जा सकता है बिना आवश्यकता पूरी किए भी। इसलिए आय से हम इसका सही अनुमान नहीं लगा पाएंगे, हम इसका सही अनुमान लगाएंगे उसकी कैपेसिटी, खर्च करने की कैपेसिटी से। तो बीपीएल किसको निर्धारण इसमें शामिल करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको जानने के लिए निर्धारण रेखा का जानना जरूरी है कि निर्धारण रेखा होती क्या है, क्योंकि आपसे कई बार पूछा भी जाता है कि बीपीएल रेखा क्या होती है। तो यह बीपीएल निर्धारण रेखा वह रेखा है जो उस प्रति व्यक्ति का मासिक व्यय करती है जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं। देखिए उस प्रति, ये बीपीएल है, जो बिलो निर्धनता रेखा क्या है, ये है उस, क्या कहते हैं, उस प्रति व्यक्ति औसत मासिक, मैं यहाँ आय प्रयोग नहीं कर रहा, वह शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, तो इसको देखना आपने, उस मासिक व्यय को प्रकट करती है। जो निर्धनता रेखा है वो उस प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय को प्रकट करती है जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं, जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम शब्द लिखा है मैंने यहाँ, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, इसको कहेंगे। क्योंकि आपको निर्धनता रेखा को जानना बहुत ही जरूरी है, कई बार इसका छोटा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। फिर से देखें कि निर्धनता रेखा वह रेखा है जो प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय को प्रकट करती है जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं या पूर्ति करते हैं, संतुष्टि करते हैं, उनको पूरा कर पाते हैं। तो ये था आपका निर्धनता रेखा। अब समस्या ये कि निर्धनता रेखा है जो हमारी, उसको हम कहाँ निर्धारण करें, किन लोगों को माने, किन की मासिक आय कितने को हम माने, ये जानना जरूरी है। भारत में 816 रुपये ग्रामीण और 1000 रुपये शहरी क्षेत्र में प्रति माह जिन लोगों की उपभोग करने की क्षमता है और उससे नीचे हैं उनको हम निर्धन रेखा से नीचे मानते हैं। जिन लोगों का प्रति उपभोग इससे कम, कितना, शहरों में 816, ये समय समय पर रेखा बदलती रहती हैं, और गांव में
शहर में 1,000, क्योंकि शहर की आवश्यकताएं थोड़ी महंगी होती हैं। ये आंकड़े माना जाता है, लेकिन ये आंकड़े समय समय के अनुसार, महंगाई के अनुसार चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो जो गांव में जिसकी आय है वो 816 रुपये प्रति माह से कम है, उसको हम बीपीएल रेखा से नीचे मानते हैं। और शहर में जिनकी 1,000 रुपये से कम है, उनको हम निर्धन वर्ग में शामिल करते हैं। यहाँ क्या निर्धनता रेखा का निर्धारण आय में किया जाना चाहिए अथवा भोग के रूप में, इसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हमें निर्धनता रेखा का सीमा का निर्धारण या तो आय के रूप में भी हो सकता है और भोग के रूप में भी किया जा सकता है। इन दोनों में से किसी एक की चुनना पड़ता है। सच कहा जाए तो आय की तुलना में उपभोग एक बेहतर पैरामीटर है। इसका कारण यह है कि उपभोग किसी व्यक्ति द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का वास्तविक प्रयोग दिखलाता है, जबकि आय केवल खरीदने की क्षमता प्रकट करती है। जरूरी नहीं कि वो खरीदे, उसमें से बचा भी सकता है। यदि कभी आय को वास्तविक आय स्थिर कीमतों पर में भी मान लिया जाए तो इसकी क्या गारंटी है कि आप आय का प्रयोग शिक्षा सेवा खरीदने के लिए किया जाएगा, न कि शराब, अफीम अथवा नशीली दवाइयों को खरीदने के लिए। सच बात यह भी है कि आय के वितरण संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, जबकि उपभोग संबंधी व्यापक आंकड़े उपलब्ध हैं। उपभोग स्तर को भारत में प्राय निर्धनता रेखा की एक सीमा मान लिया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम आय की जगह व्यय की जगह आय के स्थान पर हमने व्यय को क्यों चुना है, इसके स्थान पर हमने इसको क्यों चुना है, इसको नहीं चुना। इसका कारण ये है कि भारत में हो सकता है कि आदमी अपनी आवश्यकता की पूर्ति किए बगैर भी वो अपना से शराब, अफीम, दूसरी जो आवश्यक जो जरूरत की वस्तुएं नहीं है उन पर अपनी आय खर्च कर दे या उसको बचा कर रख दे। तो इस प्रकार यदि ये पैरामीटर है आय है, ये सही पैरामीटर नहीं है, व्यय सही पैरामीटर है। तो हम जब भी गरीबी निर्धारण रेखा का, बीपीएल रेखा का निर्धारण करते हैं तो उसकी व्यय से हम उसको लेते हैं। अब भारत में निर्धनता रेखा कैसे निश्चित की जाती हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी संक्षेप में जानकारी ले लेते हैं। भारत में रेखा निश्चित करते समय जिस कार्यविधि को अपनाया जाए उसमें खास बात ध्यान रखने वाली कौन कौन सी हैं, उनकी बात करते हैं। नंबर 1 पहला है उपभोग सीमा का अनुमान लगाते समय हमें सार्वजनिक व्यय तथा उपभोक्ता पर सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय को शामिल नहीं करते, केवल निजी व्यय को शामिल करते हैं। भारत में निर्धनता रेखा निर्धारण, भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय या अनुमान लगाते समय हम नंबर 1 पे सबसे पहले क्या करते हैं कि सरकारी व्यय को शामिल नहीं, सिर्फ निजी व्यय को शामिल किया जाता है। सरकारी व्यय को नहीं बल्कि निजी व्यय को ही शामिल करते हैं। पहले बात ये ध्यान रखना है कि सरकारी व्यय जो भी कल्याणकारी योजना जिस विषय पर खर्च हो रहा है उसको हम इसमें काउंटिंग नहीं करते, बल्कि जो व्यक्तियों के द्वारा उनके द्वारा निजी रूप में प्रयोग की जाती है, उपभोग की जाती है, उसको काउंट करते हैं। और उपभोग निजी उपभोग व्यय घटकों के रूप में न केवल खाद्य पदार्थ मदों को बल्कि गैर खाद्य पदार्थों का भी ध्यान रखते हैं। यहाँ हमने देखी दूसरी बात ये है, इसमें शामिल है सिर्फ खाद्य पदार्थ ही नहीं, खाद्य पदार्थ ही नहीं
बल्कि क्योंकि हमने यह बात की थी रोटी कपड़ा और मकान की, तो सिर्फ उसकी खाने पीने की आवश्यकताएं पूर्ति नहीं बल्कि उसकी स्वास्थ्य से संबंधी या उसकी रहने की संबंधी या उसकी यानी जो भी गैर खाद्य पदार्थ हैं उनका भी ध्यान रखा जाता है। गैर खाद्य पदार्थों का भी ध्यान रखा जाता है। ये बीपीएल रेखा निर्धारित करते समय सिर्फ ये नहीं कि उसने खाने के लिए मिल गया चलो उसकी आवश्यकता पूरी होगी, लेकिन उसको लिए पहनने के लिए, उसकी शिक्षा के लिए भी या जो उसके लिए जो खास जरूरी वस्तुएं उनका भी ध्यान रखें। और तीसरा है खाद्य पदार्थ मदों के उपभोग के लिए हम कैलोरी प्रति व्यक्ति का उपभोग का अनुमान लगाते हैं। आवर्ती के बंटवारे को उस विभिन्न वर्ग अंतराल के साथ ग्रहण किया जाता है जो कैलोरी उपभोग की सीमा और कैलोरी उपभोग के स्तर को प्रकट करती है। उच्च वर्ग कैलोरी उच्च उपभोग की उच्च सीमा को प्रकट करती है। यानी जब हम बीपीएल रेखा का निर्धारण करते हैं तो कैलोरी कितने एक स्वस्थ आदमी के लिए कितनी कैलोरी चाहिए उसके अनुसार भी हम अंदाजा इसका लगाते हैं। तो उच्च जितनी आदमी को उच्च कैलोरी मिलती है तो उच्च जितनी नीची होगी उतनी गरीबी महसूस प्रकट करेगी और ज्यादा होगी ज्यादा प्रकट करेगी। और इसके साथ जो कैलोरी उपभोग की सीमा और कैलोरी उपभोग के स्तर को प्रकट कर रही है, ऊंच वर्ग कैलोरी ऊंच सीमा को प्रकट करती है। ऊंच वर्ग कैलोरी उपभोग की सीमा ऊंच उपभोग की कैलोरी सीमाओं ऊंच स्तर को उपभोग स्तर को प्रकट करती है, उपभोग की ऊंच सीमा को प्रकट करती है। ऊंच वर्ग कैलोरी उपभोग की ऊंच सीमा को प्रकट करती है। इसलिए इसकी कैलोरी को ध्यान में रखा जाए क्योंकि गांव के आदमी को ज्यादा खाना चाहिए, मेहनत करता है, उसकी कैलोरी ज्यादा आवश्यकता होती है, जबकि शहर के आदमी जो शारीरिक काम कम होने के कारण उसको उस कैलोरी की कम आवश्यकता पड़ती है। और अगला है प्रत्येक वर्ग के अंतराल आवर्ती की रिकॉर्ड किया जाता है। प्रत्येक आवर्ती एक विशेष उपभोग वर्ग से संबंधित शीर्ष की संख्या को प्रकट करते हैं। इस प्रकार व्यक्ति गणना अनुपात निकाला जाता है। हम इस प्रकार की जो बातों को ध्यान में रखें, प्रति व्यक्ति जो हमने अभी आपसे शुरू में बताया था कि प्रति व्यक्ति गणना अनुपात के आधार पर उसको निर्धनता और गैर निर्धनता में अंतर निकाला जाता है। उसके अनुसार ही देखा जाता है कि बीपीएल रेखा किस लेवल पर होगी, कितने पे होगी। जो निर्धन तथा अनिर्धन लोग हैं ग्रामीण और शहरों क्षेत्रों के लिए अलग अलग दर्शाएगा क्योंकि गांव और शहरों में दोनों में कैलोरी का भी उपभोग का भी और महंगाई का भी फर्क है। तो इस प्रकार आपने देखा कि भारत में हम किस प्रकार से निर्धारित करते हैं निर्धारण रेखा को। तो आज के टॉपिक में हमारे पास इतना ही था कि सापेक्ष निर्धनता क्या है इसको जानना और निरपेक्ष निर्धनता क्या है इसको जानना, और बीपीएल रेखा विशेष करके हमारे आज के टॉपिक में बीपीएल रेखा क्या होती है और इसका निर्धारण कैसे होता है, इनको करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इन बातों का हमने विस्तार से आपको बताया। मुझे आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा कमेंट करें और शेयर करें और फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगले टॉपिक के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।